सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर शिवाजी मंडा को और दीपक सर को कि इन्होंने मुझे मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल पाऊं। और उसके बाद में उन सभी हालों हालात का कि ये मेरे समझ में आया कि ये बिजनेस करना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग और जो ईश्वर की उपलब्धि है, इसमें एक बात कॉमन है सर कि यहाँ पे सरल और सिंपल लोग जो होते हैं ना, उनको कामयाबी जल्दी और ज्यादा आती है। कि अगर हम बताए हुए रास्ते पर सरलता के सादगी के साथ चलते रहें तो निश्चित तौर पे कामयाबी बहुत जल्दी आएगी। कई बार जो कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं तो लोग आके पूछते हैं कि सर कोई मैसेज दीजिए, बिठा के हमें कुछ सिखाइए, कुछ बताइए ऐसा कि वो क्या राज है कि आप कामयाब हुए। और जो देखने वाली बात है वो ये है कि ऐसा कोई राज नहीं होता कि जो अगर आपकी अपलाइन के पास है और जो आपके पास नहीं बताएंगे वो। क्योंकि जितना जल्दी ये राज डाउनलाइन के पास जाएगा, अपलाइन के पास इनकम आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आज जितने भी लोग कैंगन वाटर के इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, चाहे वो शुरुआती लोग हैं या फर्स्ट 1A हैं या 2A हैं, फर्स्ट में जिन्होंने शुरुआत किया है, उन लोगों में अगर ये चार गुण अगर हो जाए तो निश्चित तौर पे कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और ये फाइनल है, कन्फर्म है कि कामयाबी उनके कदम चूमेगी अगर उनमें ये चार गुण हो जाए, जिसमें से सबसे पहला गुण है वो है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। और ये कामयाबी के लिए सबसे पहला गुण है कि ये हर आदमी में होना चाहिए। अगर जो आदमी इस बिजनेस को शुरू करता है उसमें महत्वाकांक्षा है कि कुछ बड़ा करने की इच्छा, अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा अगर है तो निश्चित तौर पे कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है। क्योंकि पलने में और जीने में बहुत फर्क है सर। पलने के लिए तो सोर्स कुदरत भी दे देती है कि आज कोई भी आदमी सुबह भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है। यहां तक कि पशु पक्षी भी सुबह भूखे उठते जरूर है लेकिन उनके भी पेट भरने का जुगाड़ ऊपर वाले ने, प्रकृति ने कर रखा है, वो भी भूखे नहीं सोते। लेकिन अपनी परिस्थितियों में जीना और जी के दिखाना, कुछ बन के दिखाना, इस तरीके का जिगरा, इस तरीके का स्टफ जिस भी आदमी में है वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। कि महत्वाकांक्षा, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको आगे लेके जा सकती है, आपको कामयाब कर सकती है। क्योंकि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती ना सर, दुनिया के महान से महान खिलाड़ी को भी दे दिया जाए तो गोल नहीं हो सकता। उसके लिए उसके हवा, अंदर हवा का होना जरूरी है। और आदमी के लिए कामयाब होने के लिए सबसे जो पहली जरूरत है वो है उसकी महत्वाकांक्षा। अगर कोई महत्वाकांक्षी है ही नहीं तो वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे जो भी नए लोग हैं जो इस सिस्टम में जिन्होंने शुरुआत की है, क्या वो महत्वाकांक्षी हैं? अगर वो महत्वाकांक्षी हैं तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। निश्चित तौर पे कामयाबी आपको मिलेगी। सक्सेस इज अनलिमिटेड एंड स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं रहेगी आपकी कामयाबी की अगर आप ये पहला गुण अपना लेते हैं कि आप महत्वाकांक्षी बन जाते हैं। और दूसरा जो गुण है, ये बात में हमें फर्म बिलीव करना होगा कि कामयाबी भी जो है वो हमेशा मेहनत करके ही मिलेगी। कामयाब होने का क्या राज है? सख्त मेहनत। और मेहनत और सख्त मेहनत में क्या फर्क है कि जब हम कोई दिया हुआ काम करते हैं तो वो मेहनत है। असाइन ड्यूटी इज वर्क, अनअसाइन ड्यूटी इज हार्ड वर्क। कि जिस बात के हमें जितने पैसे मिलते हैं अगर हम उससे ज्यादा काम करते हैं तब हमें जाके कामयाबी मिलती है। ओक मेडनो अपनी किताब ईश्वर का सबसे महान चमत्कार में लिखते हैं कि ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल, कि आपको दिए हुए काम से आप ज्यादा काम कीजिए। उस कंडीशन में जब आपका शरीर थक जाए, आपका मन उब जाए और उस स्थिति में भी आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया में कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कामयाबी का सीधा सा फंडा है सख्त मेहनत, हार्डवर्क। और हार्डवर्क भी आपको यहाँ पे दरसत्र माजी की तरह पहाड़ नहीं तोड़ना है, सिर्फ लोगों से बातचीत करना है, अवेयरनेस फैलानी है और डेमो दिखाना है। सीधा सा फंडा है कि अगर आप डेमो दिखाते हैं, समटाइम हम क्या देखते हैं कि लोग जूम पे आते हैं, लगातार 1 साल से जूम पे आ रहे हैं,
मीटिंग मीटिंग में, इवेंट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आरटीपी में, हर जगह वो आगे मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं, बैठ के अपलाइन के साथ घंटों बातचीत करते हैं, परिचर्चा करते हैं, लेकिन एक काम वो नहीं कर पाते हैं और वो है डेमो। क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट वहीं से निकलना है, तेल तिलों से निकलना है। अगर आज अगर एक मैं बताऊं आपको कि ये जो बिजनेस है, ये एक पक्षी है, एक तोता है, और इसका जो खाना है वो है डेमो। अगर वो खाना नहीं देंगे तो तोता मर जाएगा। एक स्टोरी से रिलेट करवाना चाहूंगा कि एक आदमी बाजार में गया और वहां से एक वो तोता खरीद के लाया, तो दुकानदार ने उसको बोला होगा कि ये बोलता है। जब वो घर पे लाया तो तोता बोला नहीं, और दूसरे दिन आदमी गया शिकायत करने के लिए कि तोता तो बोला नहीं। तो दुकानदार ने कहा अच्छा नहीं बोला, कोई बात नहीं, ये सीडी लीजिए, ये उसके पिंजरे में रख दीजिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा तब बोलेगा। लेकिन फिर भी वो तोता नहीं बोला। दूसरे दिन फिर शिकायत करने गया कि तोता नहीं बोला, तो दुकानदार ने को कहा कोई बात नहीं, ये घुंघरू ले जाइए, उसके पैर में बांध दीजिए, सीढ़ी पे ऊपर नीचे जाएगा, घुंघरू बोलेगा, टन टन की आवाज आएगी, तब शायद वो घुंघरू की धुन में बोले। लेकिन तोता फिर भी नहीं बोला। तीसरे दिन गया फिर शिकायत करने की तोता तो नहीं बोला। दुकानदार ने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं बोला तो ये घंटी ले जाइए, उसके पिंजरे में बांध दीजिएगा, और जब घंटी से टकराएगा तो शायद उसकी धुन में बोले। ही ब्रिंग्स लॉट मेनी थिंग्स डे आफ्टर डे। उसने बहुत कुछ किया, और 8वें दिन वो शिकायत करने के लिए गया दुकानदार के पास कि तोता तो नहीं बोला। दुकानदार ने कहा कुछ कुछ भी नहीं बोला। कहा मरने से पहले बोला था कि तोता तो मर गया, और मरने से बोला था, पहले बोला था कि क्या बोला था कि उसने बोला कि तूने इतने दिन ये किया वो किया, ये लाया वो लाया, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था। अगर इस बिजनेस में जो इसका खाना है ना, वो इसका डेमो है, फीड हिम। अगर आप डेमो नहीं दिखाएंगे तो तोता मर जाएगा निश्चित तौर पे। लोग निकलते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया, सबसे पहले जो मेरी ग्रेट अप्लायंस सुभाष जी मेरे पास आई, तो मेरे पास एक समस्या थी, मेरे पास एक चैलेंज था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 50 लाख का लोन है और मैं 3 लाख का जुगाड़ और नहीं कर सकता। सुभाष जी ने एक बात बोली कि जहां पे 50 लाख उतरेंगे वहां 3 लाख और उतर जाएंगे। ये बातचीत होके वो निकल लिए, लेकिन उसके बाद में रात में उनका एक मैसेज आया कि ये जो 50 लाख आप बता रहे हो, ये 20 साल में उतारने हैं या 2 साल में। और मुझे रात को उस रात नींद नहीं आई। मैं सुभाष जी से दूसरे दिन मिला कि क्या करना पड़ेगा 50 लाख उतारने के लिए 2 साल में। उन्होंने कहा कि आपको सिक्स से बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा सिक्स से बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि सिक्स से बढ़ने के लिए आपकी टीम में 100 मशीनें आपकी एटे में बिकनी चाहिए, और 100 मशीनें बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुभाष जी ने एक बात बोली कि 100 मशीनें बेचने के लिए आपको कम से कम 1000 डेमो दिखाने पड़ेंगे। और 1000 डेमो दिखाने में भी उन्होंने एक बात और बोली, हो सकता है कि आपको 100 डेमो दिखाएं, 90 डेमो दिखाएं तो आपकी एक भी मशीन ना बिके। लेकिन लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई आदमी 100 डेमो दिखाता है तो 10 मशीनें बिकती हैं। तो हो सकता है इसके लिए भी तैयार रहे कि 100 डेमो जब दिखाएंगे तो मशीनें 10 बिकेंगी, लेकिन यह भी संभव है कि 90 तक आपकी एक भी नहीं बिके और अगले 10 डेमो में आपकी 10 की 10 सेल हो जाए। उस दिन के बाद में मैंने जो टारगेट लिया था ना सर, कि 1000 डेमो मुझे दिखाने और 2 साल में दिखाने हैं, तो निश्चित तौर पे अगर मैं होली, दीपावली, तीज त्योहार निकाल भी दूं तो 2 डेमो पर डे के रहेंगे। 500 डेमो मुझे 1 साल में दिखाने पड़ेंगे, और कुछ त्योहार तीज निकाल भी दूं, छुट्टियां निकाल भी दूं, कुछ परिस्थितियां घर की निकाल भी दूं कि उस दिन मैं काम नहीं कर पाऊं, तो भी मुझे हर महीने 45 डेमो देने ही देने पड़ेंगे। तब जाके 2 साल में ये 100 ज्वाइनिंग होंगी। ये मेरा टारगेट था। और उस दिन के बाद में मैंने आज तक एक भी सवाल मैंने नहीं किया कि मेरी ज्वाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास अधिकार ही नहीं। कि जब मैंने ये टारगेट लेके शुरू किया कि मुझे 1000 डेमो दिखाने पे 100 ज्वाइनिंग आएंगी, तो जब तक मैं 1000 डेमो नहीं दिखा लेता, मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं सुभाष जी से पूछूं कि मेरी ज्वाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है। और इसके लिए मैं कमिटेड हूं सर, कि मैंने अभी तक 250 डेमो दिखा चुका हूं मैं। और कुछ लोग करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उनको ये सब बताया जा चुका है कि आपको हर 10 डेमो के बाद में एक मशीन आपकी सेल होगी, 100 डेमो पे 10 मशीन सेल होगी, लेकिन 4 डेमो दिखाने के बाद में भी वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, मशीनें नहीं बिक रही हैं। डेमो दिखाने पड़ेंगे सर।
डेमो दिखाने से ही, मेहनत करने से ही कामयाबी आएगी, ये बात दिमाग में गांठ बांधनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक ही काम है कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है, और दर्द वो नहीं है जो आपको चोट लगने पे होता है। वो दर्द ये होगा कि आपको बार बार एक ही चीज करनी पड़ेगी, एक ही चीज करनी पड़ेगी। और कामयाब और नाकाम लोगों के बीच में एक ही फर्क होता है कि नाकाम आदमी उस काम को नहीं कर पाते जिनको वो पसंद नहीं करते, और कामयाब आदमी उस काम को नहीं चाहते हुए भी कर देते हैं जिस काम को वो पसंद नहीं करते। और ये डेमो आपको पसंद हो या नहीं हो, नहीं पसंद होने पे भी ये डेमो आपको बार बार दिखाना पड़ेगा सर, और दिखाने पर ही रिजल्ट आएगा। ये मेरा फर्म बिलीव है, मैं पक्का विश्वास करता हूं इस पे कि 1,000 डेमो दिखाने पे 100 ज्वाइनिंग आएगी आएगी, और मैं 1,000 डेमो दिखाने तक रुकूंगा भी नहीं। ये मेरा कमिटमेंट था मेरी अपलाइन से, और मैं लगातार लगा हुआ हूं। पहला काम आपका हो गया एम्बिशन, दूसरा हो गया कि मेहनत करना एक ही विकल्प है कामयाब होने के लिए। और तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि अगर हम दिए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, सादगी से, सिंपलता से, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ अगर अपने चलने के लिए तैयार हैं, जो काम हमें ये बताया गया है करने के लिए उसी रास्ते पे लगातार चलने के लिए तैयार है। और वो काम क्या है, क्योंकि ये बिजनेस आप कब बढ़ेगा हमारा, कि जब हम लीडर बन जाएंगे। बिजनेस कब बढ़ेगा, जब लीडर बन जाएंगे। और लीडर कौन होता है, द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट फॉलोवर। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस, और लोगों के बिजनेस में है तो जो अपने डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि लोग उनका अनुसरण करते हैं जो किसी दूसरे का अनुसरण करते हों, कि लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो दूसरे को फॉलो करते हो। अगर हम अच्छे शागिर्द नहीं हो सकते तो हम अच्छे गुरु भी नहीं हो सकते, और अगर हम अच्छे फॉलोअर नहीं हैं तो हम अच्छे लीडर भी नहीं बन पाएंगे। इस बिजनेस में जब से मैंने शुरुआत की, निश्चित तौर पे अगर मैं आज बताऊं कि इस बिजनेस में मुझे सुभाष जी लेके आए थे, और सुभाष जी को इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आने वाला मैं हूं। उम्र में भी मैं उनसे बड़ा हूं, लेकिन जिस दिन से मैंने कैंगन बिजनेस को शुरू किया उस दिन के बाद मैं 100% सबमिट हूं। मैं सरेंडर हूं उनके सामने। मैं हर वो बात उनकी मानता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट कह के बताते हैं। मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, 1% भी अपना दिमाग मैं नहीं लगाता। और मैं लकी हूं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी ग्रेट अपलाइन मेरे साथ में है जो मुझे सही रास्ते पे दिखा चलाती है और सही रास्ता बताती है, मुझे कामयाब होने में मेरी सहयोग कर रही है। क्यों? क्योंकि आज जो भी काम वो करने के लिए कहती है वो मुझे अपने घर का बिल भरने के लिए नहीं बोलती है कि जाइए मेरे बिजली का बिल भर के आइए। वो मुझे डेमो दिखाने के लिए बोलती है, वो मुझे जूम में आने के लिए बोलती है, वो मुझे सेमिनार में आने के लिए बोलती है, वो मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए बोलती है। तो निश्चित तौर पे ये वही काम है कि ये करके ही कामयाबी हमें मिलेगी। और मैं 100% सरेंडर हूं उनके सामने। 100%, 1% भी मैं बगैर शक किए उनके कहे हुए हर काम को कर जाता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड इस बिजनेस में ठीक ठाक है तो वो उसके पीछे सिर्फ एक ही काम है, कारण है कि मैं वो हर काम कर देता हूं जो मेरी ग्रेट अपलाइन मुझे इंपॉर्टेंट कह के बताती है। और मैं अकेला नहीं हूं सर, ये मैंने मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुभाष जी से सीखा है। मैं आपको एक सत्य घटना है जो मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं और सुभाष जी वर्किंग पे जा रहे थे। एक बार मैं और सुभाष जी वर्किंग पे जा रहे थे, और उस दौरान अगर एक फोन पे वो बिजी थे अपनी डाउनलाइन के साथ, और शायद उनके फोन पे उसी टाइम दीपक सर का फोन आ रहा था। 10 मिनट के बाद में जब उन्होंने अपनी डाउनलाइन से बात करके और दीपक सर को फोन मिलाया, और दीपक सर से बात करने के बाद में वो चेहरा उनका कुछ मुरझाया हुआ था, लग रहा था। तो मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि दीपक जी ने मुझे एक बात बोली है इस फोन पे कि अगर आज मेरी ग्रेट अप्लायंस सुदेश जी का फोन मेरे पास आता है और मैं किसी भी इंपॉर्टेंट कॉल को ले रहा होता हूं तो इमीडिएटली उसी कॉल को मैं होल्ड करके मैं सबसे पहले सुदेश सर का फोन लेता हूं।
चाहे प्रधानमंत्री का फोन भी मेरे पास आ रहा हो और उस टाइम अगर सुदेश सर का फोन आता है तो मैं होल्ड करके इमीडिएटली उसको बोल के कि 1 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, होल्ड करके इमीडिएटली सुदेश सर को लेता हूँ। और मैं आज मेरे पास फोन आ रहा था और मैं इतनी बड़ी गलती कर गया। आधे घंटे तक उन्होंने इस बात पे चर्चा की, रिग्रेट किया और दिल से लग रहा था कि उनको दुख है इस बात का कि ये गलती मैं कैसे कर सकता हूं। और उसके बाद में जब ये बात उन्होंने आधे घंटे तक डिस्कस की तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि निश्चित तौर पे अगर कोई आदमी कामयाब हो सकता है तो वो वही आदमी कामयाब हो सकता है इस बिजनेस में जो 100% सबमिट है। और दीपक सर भी, अगर आपने जूम में सुना हो तो एक दिन दीपक सर ने एक जूम में बोला था कि अगर कोई भी काम मेरी ग्रेट अपलाइन सुदेश जी मुझे इंपॉर्टेंट करके बोले और मुझे बोले कि इमीडिएट आप आ जाओ और उस दिन मेरे बच्चे की भी शादी हो ना तो मैं उसको कैंसिल करके उनकी कॉल पे मुंबई पहुंचूंगा। उन्होंने ये भी बोला था कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हमारा एक कोई प्रोग्राम है जिसमें सुदेश सर ने हमें बुलाया है, सुदेश सर ने हमें बुलाया है और हम उस दौरान अगर कुछ भी काम मेरे घर में हो मैं 1 से 8 उनके साथ ही मिलूंगा। इतना सबमिशन उनके पास अगर है तो निश्चित तौर पे अगर हमारी हम लकी है कि हमारी ग्रेट अपलाइन इस तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं लोगों को फॉलो कर पाएंगे जो लोग किसी दूसरे को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद को यहाँ पे बताएंगे कि मैं स्वयं, हम खुद को नॉमिनेट करेंगे कि मैं स्वयं, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव जाएगा कि अहम और अहंकार की बू आएगी कि मैं अगर ये कहें तो वो भी सामने से, ऐसा आदमी के साथ कोई भी आदमी काम करने के लिए पसंद नहीं करता कि जिसको अहंकारी लोग सामने वाले को लगे। और अगर हम ये बोलें कि मेरी ग्रेट अप्लाई ने ये बोला और मैं ये करने जा रहा हूं तो निश्चित तौर पे एक उदाहरण जाता है, एग्जाम्पल क्रिएट होता है सामने वाले के साथ कि ये आदमी वो सब काम करता है जो उसकी अपलाइन इसको बोलती है। और अगर हम लगातार अपनी अपलाइन को हर वो काम जो अपलाइन इंपॉर्टेंट कह के बोलती है फॉलो करते जाते हैं तो निश्चित तौर पे कामयाबी हमें मिलेगी ही मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और फोर्थ वन जो है वो है सब और इंपॉर्टेंट कि जब कड़ा वक्त आए उस टाइम टिके रहें। क्योंकि वक्त के बारे में ये खास बात है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो वो बदलता ही बदलता है, अच्छा है या बुरा है वो बदलता ही बदलता है। एक नियम है जो नहीं बदलता, वो है बदलने का नियम। क्योंकि आपकी जिंदगी में हमेशा कड़ा वक्त नहीं रहेगा और आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छा वक्त भी नहीं रहता है, हर बार वो बदलता है। तो जिस टाइम कड़ा वक्त आए, और कड़ा वक्त क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में कैंगन बिजनेस को लेकर जब आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे पास सब कुछ है, क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की, और आप क्विट कर जाएंगे। उस कंडीशन में टिकने को, उसी कंडीशन में टिक के रहना है। क्योंकि कई बार जहां पे हमें संघर्ष करना होता है वहां हम समझौता कर जाते हैं, और जहां पे समझौता करना है होता है वहां हम संघर्ष करते रहते हैं। अगर कड़ा वक्त क्या है मैं अपने शब्दों में बताऊं तो बहुत सी चैलेंज आएंगे कि एक बार मैं और सुभाष वर्किंग के लिए जा रहे थे और हमने दो उस दिन अपॉइंटमेंट लिए थे। एक अपॉइंटमेंट हनुमानगढ़ से 50 किलोमीटर पश्चिम में था और दूसरा अपॉइंटमेंट शाम को हनुमानगढ़ से 100 किलोमीटर पूर्व में था, यानी 150 किलोमीटर का डिफरेंस था पहले और दूसरे अपॉइंटमेंट के बीच में। हमने पहले अपॉइंटमेंट को कवर किया, दूसरे से बात करके हम निकले। 150 किलोमीटर जाने के बाद में उस व्यक्ति ने, वहां जब हम सिरसा पहुंचे, गोलूवाड़ा से जब हम सिरसा पहुंचे तो उस व्यक्ति ने सामने से फोन नहीं उठाया। सोचिए क्या स्थिति रही होगी कि उस आदमी ने ये कह के कि आप आ जाइए मैं मिल लूंगा, और 150 किलोमीटर जाने के बाद में भी वो आदमी फोन नहीं उठाता है। तो मन में क्या आता है कि क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की, सब कुछ तो है, 1 लाख की नौकरी है, खेती भी है, साइड में भी काम चलता है, क्या जरूरत है। लेकिन उस कंडीशन में भी मैं टिका रहा। अगर आप उस कंडीशन में भी जब आपको ये लगेगा कि सामने वाले से जो रिजेक्शन आपको मिलता है वो रिजेक्ट करना है, उसके बाद में भी
आप बार बार लगातार, दूसरे दिन मैं फिर चला, मेरी बात और थी, लेकिन लोग छोड़ जाएंगे। अगर आप उस कंडीशन में टिकने के लिए तैयार हैं कि जब कड़ा वक्त आए, तो ये बिजनेस आपको लिए कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी बन सकता है। लेकिन लगातार चलते रहना है, टिके रहना है। दूसरा, अगर मैं देखूं कि जब मैंने शुरुआत की, पिछले 3 महीने से मैं छुट्टी पे हूं, और 3 महीने से छुट्टी पे होने के बाद में मैंने छुट्टी इसलिए ली कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। और दिसंबर, मैं आपको बता दूं, 25 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक 2 महीने में मेरे के पास एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, 2 महीने में। जबकि मेरे पास उससे पहले 17 मशीनें बिक चुकी थी, लेकिन इस 2 महीने में एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन 2 महीने में मैंने सबसे ज्यादा डेमो दिखाए हैं। उस कंडीशन में जब आपकी मशीनें बिक नहीं रही है, आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही है, उस टाइम को आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, और लोग उस टाइम क्विट कर जाते हैं। और यही सीखने की जरूरत है कि जब आपकी मशीनें नहीं बिक रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और डेमो दिखाने की जरूरत है, और डेमो दिखाने की जरूरत है, और डेमो दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप ज्यादा काम करेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप इस बात में विश्वास करने लगेंगे कि मेहनत करके कामयाब हुआ जा सकता है। जब आप शाम को लेटेंगे और आपने पूरे दिन डेमो दिखाए हैं, तो आपको यह लगेगा कि मैं काम करके सोया हूं, और काम मर्द का श्रृंगार है। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में 2 महीने तक कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई, और मेरी गाड़ी 60 दिन तक लगातार चली है, और वो ये नहीं देखा कि लगभग मैंने ये 10 से 12 टंकी डीजल जलाया, 10 से 12 टंकी मैंने डीजल जलाया। मैं 50-60 हजार का डीजल फूंक चुका था। जबकि उस से पहले अगर मैं देखूं, तो जब दिल्ली के जो प्रोग्राम था उसमें मैं 15 लोगों को लेके बैठा था, वहां पे भी मैं 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर चुका था। इस 2 महीनों में मेरे 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो चुके थे। लेकिन उसके बाद में भी मैंने एक चीज अगर रखी, तो वो रखी कि मैंने डेमो कंटिन्यू रखे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 29 फरवरी से अब तक मेरी 7 क्लोजिंग हो चुकी है। 7 क्लोजिंग हो चुकी है। जो मैंने वहां पे जो खर्चा किया, आज मुझे बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता कि वो खर्चा हुआ था कि नहीं होता। क्योंकि अभी इसी पिछले सोमवार को मेरी फोरे में तीन, एक दिन में 3 क्लोजिंग फोरे में हुई है। और फोरे में 3 क्लोजिंग एक दिन में होने का मतलब क्या, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो लेकिन ये क्यों हुई है? क्योंकि उन 2 महीनों में एक भी क्लोजिंग नहीं होने के बाद भी मैंने डेमो दिए, और इतने डेमो दिए कि मैं जब चला था तो 80 से शुरुआत की थी, और अभी तक मेरे 250 हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि 2 महीने में मैंने कितने डेमो किए होंगे। 80 से 250 तक मैं पहुंच चुका हूँ, और 1 हजार डेमो मुझे देने हैं। ये 4 काम है सर। पहला, कि आप महत्वाकांक्षी हो, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश आप मन में पालते हो। दूसरा, इस बात में आप फर्म बिलीव करते हो कि कामयाबी जो है वो मेहनत करके ही मिलेगी। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आपको फ्री में। आज तक कभी सुना है आपने कि किसी को कलेक्टर की पोस्ट, वो रास्ते में जा रहा हो और उसको अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ जमीन पे मिला हो कि ये लीजिए आप हनुमानगढ़ के कलेक्टर नियुक्त किए जाते हैं? नहीं, मेहनत करके ही बना जा सकता है। और तीसरा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है फॉलो योर एक्टिव इफेक्टिव और ग्रेविंग ग्रोइंग अपलाइन। कि जो, आपको जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको फॉलो करें। आप उससे ऊपर देखिए, उससे ऊपर देखिए, उससे ऊपर देखिए। जो आदमी एक्टिव है, इफेक्टिव है, और आपको लगता है कि मेरा गुरु बनने लायक है, मेरा अपलाइन बनने लायक है, उसको आप पकड़िए और उसको फॉलो कीजिए। और फोर्थ वन इज, जब कड़ा वक्त आए, आप टिके रहिए। क्योंकि लोग तब आप पे आएंगे। लोगों को क्या लगता है कि ये बिजनेस चलता नहीं है और ये भी छोड़ देगा। अगर आपने उनकी बात को सत्य कर दिया और आपने क्विट कर दिया, तो वो सत्य हो जाएंगे। लेकिन आप उस कंडीशन में भी टिके रहे, तब लोग आपके साथ आएंगे ही आएंगे। क्योंकि उनको तब पता चल जाएगा कि ये तो कामयाब होके ही रुकेगा। ये 4 पॉइंट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच दीपक सर, सुभाष जी, थैंक यू, थैंक यू। और मैं शैलेंद्र जी से कुछ
पूछना चाहूंगा। सर आपने 2 महीने तक डेमो दिए और आप देते रहे। चलो, वो तो एक ऐसा फेज था जब नेगेटिविटी आती है बीच में, ठीक है ना। परंतु उसके बाद भी 3A बनने के बाद, 4A बनने के बाद भी आप में कभी नेगेटिविटी आती है या नहीं आती है? और आती है तो फिर कैसे हैंडल करते हैं? निश्चित तौर पे नेगेटिविटी आती है सर। आप जब भी आप काम करते हैं और आपको उसका रिजल्ट पारितोषिक नहीं मिलता है तो नेगेटिविटी आती है। लेकिन जो अपना दिमाग है ना सर, हम्म। ये एक ये मान के चलिए कि ये दिमाग जो है ये एक बर्तन है, और इसमें पॉजिटिविटी, अब जब भी अपने जूम में आते हैं सुबह तो वो पॉजिटिविटी अपने इसमें बर्तन ये भर जाता है। लेकिन इस बर्तन की एक खास बात है कि इसके तल्ले में एक छेद है, कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना, जब आप फील्ड में जाते हैं तो लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे लीकेज होती रहेगी। लेकिन जिस मात्रा में ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपकी लीक होती है और नेगेटिविटी अंदर घुसती है, अगर उस मात्रा में आप ऊपर से पॉजिटिव फिर से डालते रहें, उस बर्तन को खाली नहीं होने दें, नेगेटिविटी उसमें नहीं आने दें, तो आप लगातार चल सकते हैं। मेरे लिए एक सबसे बड़ी चीज है कि जब भी मैं नेगेटिव होता हूं तो मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार है सर। अगर आप उस चीज को देखें कि मैं जब भी नेगेटिविटी आती है तो मैं सतीश जी पंडित को सुनता हूं। कैसे यूट्यूब पे भरा पड़ा है भंडार पॉजिटिविटी का, कि जब भी आपका ये बर्तन ये खाली हो, यहां से जो लीकेज हो, नेगेटिविटी इसमें आए, पॉजिटिविटी इसमें लीक हो, तो आप ऊपर से उतनी पॉजिटिविटी डालते रहें जितनी नीचे से लीक हो रही है। और वो आज के टाइम में तो बहुत चीजें हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं। और मैं हमेशा सतीश पंडित को सुनता हूँ सर। सतीश जी पंडित की 12-13 कैसेट है, आप अगर उनको सुनेंगे ना तो निश्चित तौर पे वो किसी भी आदमी अगर कोई उनको आत्मसात कर ले, उनको अंदर अपने डाल ले उन चीजों को, तो कभी भी नेगेटिविटी आपको छुएगी भी नहीं। आप चिकने गधे बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेहनत करके कामयाब हुआ जा सकता है। सर जी, अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं होता तो क्या आप ये बिजनेस कर रहे होते या कैंगन मशीन आपके पास होती? निश्चित तौर पे अगर मेरे ऊपर ये कर्जा नहीं होता तो मैं इस स्पीड में नहीं कर रहा होता सर। क्योंकि एक चीज है जो बोली जाती है कि अभाव बुरी चीज है, लेकिन अभाव जरूरी चीज भी है, कि वो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है। कि जैसे ही मैंने ये लोन लिया, मेरे पड़ोस में जो लगता हुआ प्लाट मैंने लिया, तो मेरी 1 लाख सैलरी में से 50,000 ईएमआई में जा रहा था, और मैं 1 लाख में कर मेरा चल रहा था तो बड़ा अच्छे से चल रहा था। और 50,000 में आपको पता है कि कुछ चीजें आपको काटनी पड़ेंगी, उसमें से कुछ सुविधाएं आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर वो सुविधाएं छूट रही थी तो अंदर से दर्द भी हो रहा था, और वो दर्द आपको काम करवाता है सर। सर, अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं होता तो क्यों करते हैं आप ये बिजनेस? कर्जा नहीं होता तो करना तो देखो सर, महत्वाकांक्षा, जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि महत्वाकांक्षा हर आदमी में होना चाहिए। कि आज आप जहां भी हैं, आज आपके पास जो भी है, आज आपका जो भी लाइफस्टाइल है, कि आज आप जिस घर में रहते हैं उससे भी बड़े घर और उससे भी अच्छी सुविधाओं वाले घर लोगों के पास है। आज आपका और मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उससे भी अच्छे स्कूल है जहां पे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आज आप और मैं जिस गाड़ी में घूमते हैं उससे भी बड़ी गाड़ी और बढ़िया गाड़ी और लग्जरी गाड़ी लोगों के पास है। उसके लिए करना है सर। सर, मैं आपका कारण जानना चाहता हूँ, लोगों का नहीं। वही आपका कारण है कारण। सर मेरा भी। वही कारण मेरा भी है कि मुझे सही। अच्छा घर चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई चाहिए। मेरे पास वरना है सर, और मुझे भी चाहिए कि मैं ओडी में घूमूं, अच्छा, बगैर मेहनत किए वो आएगी नहीं। एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, संबंध भी है, उसको क्यों करना चाहिए? अगर एक आदमी के पास सब कुछ है तो हम्म। मेरे विचार में, अगर मैं एक शब्द में बोलूं ना सर, कि मैं अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन मेरे घर में आई थी उससे पहले मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था। मैंने सिर्फ मशीन ली थी कोरोना में डरते हुए। लेकिन 1.5 साल के बाद में मेरे घर में एक रिजल्ट आया कि मेरे ससुर जी लीवर कैंसर से पीड़ित हुए, और वो लीवर कैंसर, डॉक्टरों ने बोला कि ये पीलिया इनको लेके चला जाएगा, ये पीलिया ही ठीक नहीं होने वाला था। लेकिन 3 महीने के बाद में उनका पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और 2 साल हो गए अभी। डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे लीवर कैंसर की 4th स्टेज में, लेकिन 2 साल हो गए।
और 2 साल के बाद में भी आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, हर महीने हम जांच करवाते हैं, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती। तो उस कंडीशन में मैंने एक कहानी सुनी हुई है कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, एक कोई महात्मा रहते थे समुद्र के किनारे, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी बाहर आता है और बहुत सी छोटी छोटी मछलियां पानी के साथ बाहर आती है, तो पानी तो वापस अंदर चला जाता है लेकिन मछलियां बाहर रह जाती है। तो वो महात्मा जी क्या करते थे, उन मछलियों को उठाते थे और समुद्र में फेंकते थे, और लोग हंसते थे उनके ऊपर कि ये क्या पागलपन है, लाखों मछलियां हैं, सैकड़ों किलोमीटर समुद्र का किनारा है, तो क्या फर्क पड़ेगा। महात्मा जी ने एक मछली को उठाया और समुद्र में फेंका कि इसके ऊपर फर्क पड़ा है। किसी के ऊपर फर्क पड़े या ना पड़े, इसके ऊपर फर्क पड़ा है। जो फर्क मेरे परिवार में मेरे ऊपर पड़ा है, और मैं इसलिए बताता हूं कि बहुत से लोगों के भी वो दिखते हैं, उन लोगों के भी वो फर्क पड़े, और मेरे बताए लोगों में से अगर एक परिवार में भी वैसा फर्क पड़े जैसा मेरे घर में पड़ा हुआ है, इसके लिए मैं काम करता हूं। क्या काम करती है ये मशीन, अगर आपने जानना है सर, कभी हनुमानगढ़ आए और मेरी पत्नी से पूछना कि ये मशीन क्या दे सकती है। 2000 में जब वो 18 साल 19 साल की थी, उसने अपने भाई को खो दिया हेपेटाइटिस बी की वजह से। उसके मम्मी और पापा, उनकी जिंदगी, उनका संसार, सब कुछ है, और उसके बाद में भी इस कंडीशन में अभी भी मेरा 22 साल का बेटा है, उसकी शादी नहीं हुई है। और हमारे यहाँ एक प्रथा है, आपके यहाँ होती है नहीं है, कि मायरा भात बरतने के लिए पियर से लोग आते हैं शादी में, बच्चे की शादी होती है तब। मुझे हो सकता है कि आदमी जो होता है ना, उसको हो सकता है कि ननियान वाले पैसा देंगे, उसमें शगुन देंगे कुछ, लेकिन जो औरत होती है ना, जब बेटे की या बेटी की शादी होती है तो उसके लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि उसका भाई और उसका बाप उसके दरवाजे पे खड़ा हो और उसको तिलक करे। वो एक रस्म होती है जिसको बोलते हैं भात भरना, वो उसकी निगाहें हैं वो। अगर ये मशीन नहीं होती तो वो कंडीशन शायद नहीं होती, और हमारे घर में मेरे बेटे की शादी के टाइम खुशी से ज्यादा मातम होता, क्योंकि उस मेरी पत्नी की निगाहें अपने बाप और भाई को खोज रही होती, वो नहीं होती।